हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर थी कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया का पार्ट 2। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने कई सारी चीजें कवर की थी। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था, साउथ एशियन रीजन जो है उसमें कंट्रीज, ठीक है, उनके बारे में देखा था। और जो है किस तरीके से डेमोक्रेसी के जो है साउथ एशिया में डेमोक्रेसी है कि नहीं, है ना, मतलब वहाँ के लोगों का क्या है, वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो उनके देश में कि नहीं। फिर हमने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में भी देखा था, है ना? और ये पूरा टाइमलाइन भी समझी थी हमने जो साउथ एशिया की। ओके, तो पाकिस्तान का देख लिया था हमने, वहाँ पर कई बार मिलिट्री रूल आया। बांग्लादेश में भी हमने देखा 1971 में जो कंट्री बना था बांग्लादेश, इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी, ठीक है? 1971 में जो है, और फिर बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ, जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बन गया था। ओके, फिर उसके बाद में अब जो है हमें नेपाल से शुरू करना है ना? तो मोनार्की एंड डेमोक्रेसी इन नेपाल। तो नेपाल में किंग हुआ करते थे, ठीक है? तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखी गई कि किंग है प्लस कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके? और फिर जो है सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। नेपाल जो है एक हिंदू किंगडम है, पहले से ही देखने को मिला। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था बाद में, मतलब किंग भी थे और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली भी चल रहे हैं वो लोग, है ना? जैसे कि ब्रिटेन में देखने को मिलता है, वहाँ के प्रिंस और प्रिंसेस जो किंग वगैरह होते हैं वहाँ पर संविधान के हिसाब से भी चीज़ें चलती हैं। और ठीक है, और वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, बस नाम मात्र के लिए रखे गए हैं किंग। तो पूरे ना इस पूरे पीरियड में देखने को मिला कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं और जो कॉमन जो जनता है ना, वो चाहती है कि और ज़्यादा ओपन, और ज़्यादा खुली हुई और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। वो लोग और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहते हैं लोग, है ना? पर किंग क्या करना चाहता है? किंग जो है आर्मी की हेल्प लेकर के पूरा कंट्रोल करना चाहता था गवर्नमेंट को, एंड रिस्ट्रिक्ट करना चाहता था कि डेमोक्रेसी ज़्यादा ना फैले नेपाल में, ठीक है? मतलब किंग नहीं चाहता था कि वहाँ पर डेमोक्रेसी और फैले, पावर का भूखा था और पावर चाहिए थी किंग को। ऐसा होता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, ठीक है? तो उस टाइम पर जो है सारे जो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, तो अंग्रेज़ों के अंदर भी, ब्रिटिश के अंदर भी जो है कई सारे जो है प्रिंसली स्टेट्स एक्सिस्ट करते थे हमारे देश में, है ना? भले वो पेंशन में डले हुए हैं, थोड़ा बहुत नाम के बस महाराजा-राजा रह गए हैं, फिर भी जो है ये लोग नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो देश में, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी रहती ना, तो इनको कौन पूछता, है ना? डेमोक्रेसी में तो इलेक्शन होते हैं भई, जिसको कोई भी जो है जो रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है जनता का। ओके, तो किंग जो है ना वो नहीं चाहता था कि डेमोक्रेसी ज़्यादा फैले नेपाल में। किंग जो है फिर उसको डिमांड जो है एक्सेप्ट करनी पड़ी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि जनता चाहती थी कि वहाँ पर डेमोक्रेसी हो, ओके, और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो। इसलिए किंग को जो है इनकी डिमांड एक्सेप्ट करनी पड़ी। ठीक है? क्योंकि प्रोटेस्ट हुआ था, डेमोक्रेटिक जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चला था। लोग चाहते थे कि उनके देश में डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उसको ना, मतलब तो बहुत ही कम रही, मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए रही, क्योंकि जो है 90s की बात करें तो माओइस्ट जो थे नेपाल के, वो सक्सेसफुल थे स्प्रेड करने में इन्फ्लुएंस नेपाल में। ठीक है? माओइस्ट कौन होते हैं? माओइस्ट ना उन लोगों को कहते हैं, माओ, पहले आपको माओ समझना होगा। माओ जो है चाइना का एक लीडर था, जिसने चाइना में रेवोल्यूशन लेकर के आया। माओ जो है कार्ल मार्क्स के आइडिया से इंस्पायर था, पर उसने क्या किया, जो पीजेंट जो थे, जो कि फार्मर्स वगैरह थे ना, उन सबको इकट्ठा किया और रेवोल्यूशन किया, और जो किंग वगैरह को हटाया, और फिर जो है कम्युनिस्ट चाइना बनाया, ठीक है? मतलब कि सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया था हथियारों के थ्रू। तो माओइज़्म जो है ने इसको ना हमारे देश में क्या बोलते हैं, नक्सलवादी मूवमेंट भी कहते हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म भी कहते हैं, ठीक है? नक्सलवाड़ी एक वेस्ट बंगाल का विलेज है, तो उसके नाम से ये नाम पड़ गया, ठीक है? तो वही सेम मीनिंग होता है, ये लोग क्या करते हैं, हथियार उठाते हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो है इसके पीछे कई सारे रीज़न होते हैं। जैसे हमारे देश में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म है ना, तो ये इसलिए है क्योंकि जो है वहाँ पर पिछड़ा हुआ इलाका है, उनको प्रॉपर एजुकेशन, हेल्थ की सर्विस कुछ भी नहीं मिला है, वहाँ पर बैकवर्ड रह गया रीजन, उनके ऊपर अत्याचार होता है, उनके एरियाज़ से रिसोर्सेज़ निकाले जाते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिलता है। होता है ना कि बहुत सारे पेड़ काट दिए, वहाँ पे सारी माइनिंग वगैरह कर रहे हैं, वहाँ के लोग जो हैं परेशान हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है। कई सारी मूवीज़ में भी दिखाया गया है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म को। तो ऐसा ही ना माओइस्ट जो थे नेपाल के, ठीक है, जो हथियार जो उठा कर के जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट होते थे, वो भी अपनी आइडियोलॉजी को फैला रहे थे नेपाल में, ठीक है? वो मानते थे, माओइस्ट क्या मानते थे कि हम आर्म्ड इंसर्शन जो आर्म्ड वगैरह हथियारों को उठाएँगे मोनार्की के अगेंस्ट। जो अमीर लोग, जो राजा लोग जो हैं रूल वगैरह कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट हम हथियार उठाएँगे और अपने हाथों में पावर लेंगे, ठीक है?
तो फिर क्या हुआ, इसकी वजह से ना माओइस्ट जो हैं और उनके बीच में जो किंग के बीच में जो किंग की आर्म्ड फोर्सेस थी ना, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है? लड़ाई-झगड़े होने लगे। माओइस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर होती है कि मारो और छुप जाओ, ठीक है? मराठास इसका बहुत यूज़ करते थे। ओके, मारते थे और जंगलों में जाकर के छुप जाते थे। अब ढूँढ लो कहाँ ढूँढते हो, है ना? तो ये देखने को मिलता है। कभी-कभी तो यहाँ पर 3 लोग आपस में भिड़े रहते थे, जैसे कि मोनार्किस्ट जो किंग के फ़ेवर में है, वो लड़ रहे हैं, माओइस्ट हो गए, ठीक है, अलग से और डेमोक्रेट्स कुछ लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो, माओइस्ट चाहते हैं कि हमारे हाथ में सारी-सारी पावर आ जाए, किंग वाले चाहते हैं कि किंग के हाथ में रहे, है ना? तो 2002 में किंग ने अबॉलिश कर दी पार्लियामेंट, देख रहे हो किंग ने पार्लियामेंट ही खत्म कर दी, ठीक है, डिसमिस कर दिया, गवर्नमेंट को खत्म कर दिया, ओके। इससे क्या हुआ कि डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई। ओके, जो नेपाल में एक्सिस्ट करती थी, तो वो बहुत कम हो गई डेमोक्रेसी। अप्रैल 2006 में जो है मैसिव बहुत ज़्यादा जो है कंट्री में प्रोटेस्ट हुए डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हुए। तो डेमोक्रेसी लोग चाहते थे, तो उसके लिए सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ओके, सड़कों पे आ गई जनता, है ना? तो जो है यहाँ पर क्या हुआ स्ट्रगल चल रहा था प्रो डेमोक्रेसी जो प्रो कह रहे हैं क्योंकि प्रो जो है मतलब सपोर्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी का। तो फर्स्ट मेजर विक्ट्री देखने को मिली, किंग जो है उसको मजबूर कर दिया गया कि वो जो रिस्टोर करे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को, ठीक है, जो पार्लियामेंट उसने डिसॉल्व कर दी थी ना, तो उसको दोबारा से वो लेकर के आए, ठीक है? अप्रैल 2002 में उसने खत्म कर दी थी पार्लियामेंट, तो किंग को फोर्स कर दिया लोगों ने प्रोटेस्ट करके कि भाई तुम दोबारा से लेकर के आओ, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तुम पार्लियामेंट लेकर के आओ, ठीक है? नॉन वायलेंट मूवमेंट था, जो कि 7 पार्टी अलायंस लीड कर रही थी और माओइस्ट भी थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे। ठीक है? तो नॉन वायलेंट जब चीज़ें होती ना तो जो सामने वाला जो होता है ना अगेंस्ट में जिसके प्रोटेस्ट करे तो वो भी थोड़ा घबरा जाता है कि अब इनको टैकल कैसे करें, है ना? क्योंकि भई सामने वाला जो है हथियार भी नहीं उठा रहा है, सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग, बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, है ना? तो कैसे उनके ऊपर हाथ वगैरह उठा सकते हैं, है ना? कौन-सा कोई जो आर्म्ड स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? तो नेपाल जो है ट्रांज़िशन देखने को मिला डेमोक्रेसी में, अब तो डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। अभी जो है नेपाल में नई डिमांड उठ रही है, वो लोग कह रहे हैं कि अब हमको डेमोक्रेसी नहीं किंग का रूल चाहिए, जो डेमोक्रेसी में जो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह सब कुछ करप्शन देखने को मिल रहा है, नेता वगैरह में। नेपाल में जो है कई सारी चीज़ें देखने को मिली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई ताकि कॉन्स्टिट्यूशन बना सके नेपाल का, ठीक है? हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 1946 में जो है हमने अपने देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, ठीक है? 2 साल, 11 महीने, 18 दिन लग गए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हमारे देश का। और 60 से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की जो है हमने देश के 60 से भी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टडी किया था हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने और फिर हमारे देश का संविधान बनाया था। पर नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन ना ऐसे बीरबल की खिचड़ी बन गया था। तो अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार थे। कुछ लोग चाहते थे कि नॉमिनल मोनार्की रहे, मतलब कि नाम के लिए किंग भी रहे, जैसे यूके में ना नाम के लिए होता है किंग वहाँ पर, बाकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वहाँ पर सब कुछ मतलब जैसे नहीं हमारे देश में प्रेसिडेंट सिर्फ नाम के लिए होते हैं, उनका सिग्नेचर बस इम्पोर्टेंट होता है जो बिल वगैरह में ताकि वो कानून बन सके। ओके, तो ऐसे ही चाहते थे कि नॉमिनल मोनार्की रहे, उसके पास में ज़्यादा पावर नहीं रहेगी ताकि जो है नेपाल का जो पास्ट से उसकी लिंक बनी रहेगी, जुड़ा रहेगा पास्ट से। माओइस्ट भी एग्री कर गए थे, सस्पेंड कर देंगे कि वो अपना जो हथियार वगैरह छोड़ देंगे, ओके और वो चाहते थे कि संविधान में ना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कई सारे प्रोग्राम्स हो, जैसे कि सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग, ओके मतलब कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम हो, जैसे सोशल सिक्योरिटी हर एक सेक्शन के ऊपर फोकस किया जाए, है ना? गरीबों के हित में काम किया जाए, तो ऐसा चाहते थे माओइस्ट, ओके। और फिर जो है सारी पार्टीज़ जो एसपीए थी ना 7 पार्टी की जो अलायंस थी, तो ये ना एग्री नहीं कर रहे थे इस प्रोग्राम से, अब इनको कुछ और ही चाहिए था। माओइस्ट और जो दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप थे, वो थोड़े सस्पिशियस थे कि गवर्नमेंट जो है और जो किस तरीके से वो रोल प्ले करेगी फ्यूचर जो नेपाल कैसा होगा नेपाल का फ्यूचर ओके, तो इनमें ना कंसेंसस नहीं था। सभी लोग एक चीज़ पे एग्री नहीं कर रहे थे। जैसे हमारे देश में पहले से ही चीज़ें जो लीडर्स थी ना, उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि इंडिया में डेमोक्रेसी रहेगी, ठीक है? इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज़ रहेगा, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार रहेगा। इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहेगी। तो हमारे देश के लीडर्स ने पहले से ही डिसाइड कर ली थी चीज़ें। हम अपना संविधान इस तरीके से बनाएँगे।
पर यहाँ पर लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। 2008 में नेपाल जो है एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया, एबॉलिश कर दी मोनार्की को, खत्म कर दिया किंग वगैरह को। 2015 में जो है इनका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया। ओके, इतने साल लग गए इनको कॉन्स्टिट्यूशन बगान बनाने में। तो अब नेपाल का देखा हमने कि वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पहले किंग का रूल था, फिर जो है वहाँ पर डेमोक्रेसी आई। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड डेमोक्रेसी इन श्रीलंका। अब हम श्रीलंका का देखते हैं। हमने पहले से देखा भी है श्रीलंका में जो है डेमोक्रेसी रही है, ये पढ़ा भी हमने है ना, 1948 से ही देखें तो श्रीलंका में डेमोक्रेसी रही है। तो यहाँ पर कई सारे चैलेंजेस भी रहे पर नॉट मिलिट्री एंड मोनार्की, तो यहाँ पर किंग वगैरह या फिर मिलिट्री रूल इससे चैलेंज नहीं था। यहाँ पर ना एथनिक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था। डिमांड कर रहे थे कि एक रीजन को अलग कर दो। ओके, मतलब जो है देश से अलग होने की बात कर रहे थे, रीजन को अलग करने की बात कर रहे थे, एक एरिया को। तो बेसिकली यहाँ पर ना दो जो कम्युनिटी थी वो आपस में भिड़ गई थी। तो जब श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली, तो जो पॉलिटिक्स थी ना श्रीलंका की, श्रीलंका को पहले साइलोन कहते थे, तो यहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेटिव ना इन जो वो ना जो रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो डोमिनेट जो कर रहे थे, मतलब ज़्यादा लोग जो मेजॉरिटी कम्युनिटी सिन्हाला कम्युनिटी से बिलॉन्ग करते थे, ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक है? इनका इंटरेस्ट ही फ़ोकस कर रहे थे। ये लोग ना तमिलियन कम्युनिटी जो कि माइनॉरिटी है श्रीलंका में, तो इनके इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच रहे थे, इनके प्रति वो लोग अनफ्रेंडली थे। श्रीलंका में ना जो तमिलियन कम्युनिटी है, तो वो ना माइग्रेट किए थे, इंडिया से श्रीलंका गए थे और वहाँ पर सेटल हो गए थे। तो इंडिपेंडेंस के पहले ना तो बहुत सारे लोगों को लेकर के गए थे ब्रिटिशर्स भी प्लांटेशन के काम के लिए। फिर वो लोग वहीं जाकर के सेटल हो गए, है ना? वहीं पर रहने लगे, काम-काज चल रहा है तो वहीं के बन गए वो लोग, ठीक है? और फिर बाद में भी माइग्रेशन कंटिन्यू रहा इंडिपेंडेंस के बाद भी। तो हमारी ना लिंक है उनके साथ में, हमारे सदर्न स्टेट्स जो हैं, तमिलनाडु की बात करो, तमिलियन पीपल जो हैं उनसे कनेक्टेड रहते हैं। जो सिन्हाला नेशनलिस्ट थे, तो बेसिकली मेजॉरिटी डोमिनेट करने वाली है माइनॉरिटी के ऊपर, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ओके, मेजॉरिटी में सिन्हालाज़ है, माइनॉरिटी में जो तमिलियन पॉपुलेशन है वहाँ पर श्रीलंका में। तो सिन्हाला जो नेशनलिस्ट थे, सिन्हालाज़ जो थे, तो वो श्रीलंका में ना तो तमिलियंस को कुछ भी कंसेशन देने को तैयार नहीं थे वो लोग, क्योंकि श्रीलंका जो है बोलते हैं, मतलब ये गलत बात है ना, आपके देश में मतलब सारे लोग रह रहे तो सबका देश है वो, ओके। तो ये लोग क्या बोलते हैं कि श्रीलंका जो है सिन्हालास का है, ठीक है? तो ऐसी बात थोड़ी ना की जाती है कि श्रीलंका सिर्फ सिन्हालास का है, तो तमिलियन पॉपुलेशन को बुरा तो लगेगा ना, है ना? तो नेग्लेक्ट कर रहे थे ये तमिल के कंसर्न को। ओके, इन लोगों ने क्या किया था कि लैंग्वेज भी इनके ऊपर थोप दी थी। तमिलियन लैंग्वेज को बिल्कुल छोड़ते जा मतलब हटा रहे थे और सिन्हालीज़ लैंग्वेज सबके ऊपर थोप दी। ऊपर से जो है सिन्हालास को ही बस रिज़र्वेशन वगैरह जॉब, ये रिज़र्वेशन तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हर देश में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं रिज़र्वेशन। अभी बांग्लादेश में भी जो है रिज़र्वेशन की वजह से जो कुछ थोड़ा इंस्टिगेट हो गई थी वहाँ पर भी चीज़ें। क्राइसिस बढ़ गए थे वहाँ पर भी, क्योंकि जो है जो फ्रीडम फाइटर्स वगैरह के बच्चों को भी रिज़र्वेशन दिया जा रहा था, तो शेख हसीना के खिलाफ सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया और फिर इनको वहाँ से भगा दिया। और कुछ तो चाइना और जो पाकिस्तान ने भी फ्यूल किया यहाँ पर जो है क्राइसिस वाली सिचुएशन बनी रहे बांग्लादेश में। तो यहाँ पर ना तमिल को जो है नेग्लेक्ट किया जा रहा था, तमिल जो नेशनलिज़्म जो था इसको 1983 में ना क्या हुआ कि तमिलियन पॉपुलेशन भी जो गुस्साए हुए लोग थे, तो उन लोगों ने भी अपना जो है एक ऑर्गनाइज़ेशन बना ली, मिलिटेंट ऑर्गनाइज़ेशन बन गई एक, ठीक है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, ठीक है? तो ये जो है इनकी ऑर्गनाइज़ेशन बन गई एलटीटीई, तो ये फाइट करने लगे आर्म्ड स्ट्रगल, इन्होंने हथियार उठा लिए। अब जब गलत होगा तो हथियार उठा लिया इन लोगों ने। आर्मी जो थी श्रीलंका की, ठीक है? तो उनसे सबसे जो है तमिल एलम, मतलब कि ये आर्मी से लड़ रहे थे श्रीलंका की, ये चाहते थे कि सेपरेट हमारी कंट्री बने। तमिल एलम का मतलब है सेपरेट कंट्री, तमिलियंस ऑफ श्रीलंका। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो पोर्शन है ना, नॉर्थ का और नॉर्थ ईस्टर्न जो पोर्शन है, तो वो श्रीलंका में जो है वो चाहते थे कि वहाँ पर वो लोग ज़्यादा रहते हैं, तमिलियन जो हैं। तो वो चाहते थे कि हमारा अलग से रिप्रेज़ेंटेशन हो। जब उनको सेग्रीगेट कर दिया था त जो सिन्हालाज़ ने, तो वो लोग चाहते थे कि हमारी अलग से रिप्रेज़ेंटेशन हो, ठीक है? नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट है श्रीलंका का, उसको कंट्रोल करते हैं एलटीटी, ठीक है? श्रीलंकन जो थे श्रीलंका की जो प्रॉब्लम थी ना, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो थे, उनसे रिलेटेड थी और जो प्रेशर पड़ रहा था तमिल पीपल का इंडिया में, इंडिया से भी ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी कि इंडिया के तमिल पीपल चाहते थे कि भई हमारे जो तमिल भाई-बहन रह रहे हैं श्रीलंका में, उनके साथ में गलत ना हो। तो हमारी जो
गवर्नमेंट थी ना हमारे देश में, तो उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा था कि भई आप जाओ श्रीलंका, ठीक है? इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करे जो इंटरेस्ट है तमिल्स के श्रीलंका में। ओके, हमारे जो तमिल लोग जो हैं उनके साथ में जो है गलत ना हो, उनके इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट करो। तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा था तमिलियन पॉपुलेशन के उससे, ठीक है? तो गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, टाइम टू टाइम उन्होंने कोशिश की श्रीलंका में बातचीत करने में, श्रीलंका गवर्नमेंट से बातचीत की कि भई आप तमिल जो तमिलियन पॉपुलेशन है उनसे रिलेटेड चीज़ों को कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दो। बट 1987 में जो गवर्नमेंट थी ना इंडिया की, फर्स्ट टाइम जो है हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए श्रीलंका की तमिल क्वेश्चन से रिलेटेड, श्रीलंका में हमको डायरेक्टली इन्वॉल्व होने पड़ा। अभी देखो इंडिया अगर अपने पड़ोसी देशों के मामले में बोलता है ना, तो इंडिया की गलत इमेज भी बनती है कि भई आप तो बिग ब ब्रदर हो जो है बुली कर रहा है, ठीक है? इंडिया जो है बॉस बनने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे गलत इमेज भी फैलाई जाती है। ओके, तो इंडिया ने साइन किया अकॉर्ड श्रीलंका के साथ में। फर्स्ट टाइम था जब इंडिया ने जो है इंटरनल उनके मैटर में जो है बातचीत की श्रीलंका जो तमिलियन पॉपुलेशन से रिलेटेड है ना। इंडिया ने जो है अकॉर्ड साइन किया श्रीलंका के साथ में, तो फिर क्या किया हमने अपने देश से जो है ट्रूप्स को भेजा, ठीक है? हमारे जो सोल्जर्स थे ताकि जो है स्टेबलाइज़ कर सके रिलेशन श्रीलंका की गवर्नमेंट जो है तमिल्स के साथ में, मतलब श्रीलंका में शांति बनाई जा सके इसके लिए हमारे देश ने कोशिश की। ओके, तो इंडियन आर्मी ने फाइट किया, ओके, एलटीटी के साथ ही, ठीक है? एलटीटी को कंट्रोल किया, ओके, प्रेज़ेंस रही इंडियन ट्रूप्स की बहुत ज़्यादा, पर लोगों को पसंद नहीं आ रही थी श्रीलंका में ये। मतलब इंडियन सोल्जर्स जाकर के वहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे, भई तुम लोग खुद ही मदद माँग रहे हो, हम लोग थोड़ी ना जानबूझ के घुस रहे तुम्हारे देश में। ओके, तुम्हारी गवर्नमेंट हमसे मदद माँग रही है तो कर रहे हैं, है ना? तो वहाँ के जो ट्रूप्स थे उनको जो श्रीलंका के जो लोग थे उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि बाहर के देश की आर्मी हमारे देश में आ रही है। बेसिकली अगर बात करें ना चोला जो हमारे रूलर थे हिस्ट्री में, तो उन्होंने तो श्रीलंका को भी कैप्चर करके रखा था। श्रीलंका भी हमारे अंडर ही था, हमारे देश का पार्ट ही था। अशोका जो थे और एंशिएंट रूलर की बात करें मौर्यन डायनेस्टी की, तो अशोका के जो बेटा-बेटी थे उनने जो श्रीलंका में भेजा था बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए। ओके, कई सारे हमारे लिंक देखने को मिलते हैं हमारे पड़ोसी देशों के साथ में। ओके, तो यहाँ पर जो है ये जो श्रीलंकन्स जो थे ना वो समझ रहे थे कि इंडिया जो है हमारे इंटरनल अफेयर में जो है क्या कर रहा है इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है? हमारी चीज़ों में नाक घुसा रहे हो आप, ऐसा समझ रहे थे। 1989 में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो थी वो वापस आ गई श्रीलंका से, ओके, बिना ऑब्जेक्टिव को अटेन किए हुए अचीव किए हुए। मतलब कि वहाँ जो है लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो फिर क्यों ही रहें, तो हमारी फोर्सेस वापस आ गई थी। श्रीलंका की जो क्राइसिस थी बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो गई थी वहाँ पर, जो है सिविलियन जो चीज़ें थी ना मतलब बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गई थी, सिचुएशन वॉयलेंट हो रही थी, आपस में लड़-भिड़ रहे थे लोग। हाउएवर इंटरनेशनल एक्टर्स जो थे जैसे कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जो हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ जैसे कि नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड ये कंट्रीज़ जो हैं हर चीज़ में टॉप करती हैं। चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जेंडर इक्वालिटी हो, तो हर जगह ये जो है ये कंट्रीज़ टॉप करती हैं। तो नॉर्वे और आइसलैंड जो है ना, उन्होंने कोशिश किया, जो लड़ाई कर रहे थे ना ग्रुप्स, उनसे बोला कि भई आप बातचीत कर लो, फिर से जो है बातचीत पे आ जाएँ चीज़ें। तो फाइनली आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है थोड़ा का खत्म हुआ, ठीक है? जो लड़ाई-झगड़ा चल रहा था, 2009 में खत्म हुआ। देखो इंडिया जब शांत कराने गए तो इन लोग को पसंद नहीं आया। देखो ना, फिर हो गई ना लंबी कहानी, 1989 से ये चीज़ें चली रही थी, 2009 में ये सारी चीज़ें शांत हुई। तो आप देख सकते हो जो लैंग्वेज का इश्यू कितना खतरनाक होता है। ओके, अगर लैंग्वेज थोपी जाती है एक कम्युनिटी के ऊपर या फिर अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट करती है, ये भी बहुत बड़ा इश्यू निकल के आता है। हुँ? तो इन स्पाइट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी रहा श्रीलंका में, ओके, पर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी रही उनकी फिर भी। वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट भी अच्छा रहा। श्रीलंका जो है वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है जिन्होंने सक्सेसफुली कंट्रोल किया था ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का। मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कंट्रोल किया था इन्होंने। ओके, हमारे देश में तो यूपी, बिहार टॉप करते हैं पॉपुलेशन बढ़ाने में। ओके, तो ये भी देखने को मिल रहा है। कई कंट्रीज़ परेशान हैं कि उनके देश की पॉपुलेशन जो है बूढ़ी हो रही है। जापान हो गए, साउथ कोरिया हो गए, इटली हो गए, तो ये परेशान हैं कि इनके देश की पॉपुलेशन कम हो रही है। एक तो कम हो रही है, ऊपर से जो पॉपुलेशन है वो बूढ़ी हो रही है, ठीक है? तो बर्थ रेट कम है। फर्स्ट कंट्री रही जो श्रीलंका इस रीजन में जिसने लिबरलाइज़ किया अपनी इकोनॉमी को, मतलब अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था। बाहर की जो कंपनीज़ थी वो आ रही थी इनके देश में और फर्स्ट जो है ना इसका हाई पर कैपिटा इनकम भी देखने को मिला, जीडीपी वगैरह भी अच्छी खासी रही श्रीलंका की। मतलब सिविल वॉर के टाइम पर भी जब वहाँ पर लड़ाई-झगड़ा चल रहा था फिर भी चीज़ें अच्छी थी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो।
तो इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली, तबाही देखने को मिली वहाँ पर मतलब कि लोग आपस में भिड़े हुए थे, फिर भी वहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम बना रहा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पर, हाँ, डेमोक्रेसी के थ्रू जो है एक मेजॉरिटी कम्युनिटी ने माइनॉरिटी के ऊपर जो है डोमिनेट कर लिया था। ओके, अब हम देखते हैं इंडिया-पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अब आते हैं, तो हम ना एरियाज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, कौन-कौन से एरियाज़ में जो है इंटरनेशनल रिलेशन जो है, उसमें जो लड़ाई-झगड़े चलते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है ये सब। तो पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद में जो है ऐसा नहीं था कि जो कोल्ड वॉर के बाद में जो है कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सारे खत्म हो गए, ठीक है? लड़ाई-झगड़े खत्म हो गए, सब लोग प्यार से रहने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, तो लड़ाई-झगड़े बने रहे थे, तो हमने नोटिस किया अभी कॉन्फ्लिक्ट जो है इंटरनल डेमोक्रेसी और एथनिक डिफरेंसेस देखी हमने। तो बांग्लादेश का देखा हमने, पाकिस्तान का देखा, ओके? और जो श्रीलंका का भी हमने समझा, नेपाल का भी देखा, तो इंटरनली कितने सारे चैलेंजेस रहे डेमोक्रेसी में। ओके, तो जो ये तो इंटरनेशनल नेचर के भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे। जैसे कि इंडिया की पोज़ीशन की बात करें हम तो इस कॉन्फ्लिक्ट में ज़्यादातर इन्वॉल्व है इंडिया, ठीक है? इन सब चीज़ों में इंडिया इन्वॉल्व है। तो ज़्यादातर जिस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लोग जानते भी हैं, है ना? और हाइलाइटेड भी रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है, तो पार्टीशन के बाद में 2 कंट्रीज़ निकल के आई। ओके, पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया कश्मीर को लेकर के। ओके, तो कश्मीर बेसिकली ना राजा हरी सिंह थे। उन्होंने बोला कि भई हम तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, इंडिपेंडेंट तरीके से चलना है ना, हमें पाकिस्तान में मिलना है ना इंडिया में। ठीक है? तो पाकिस्तान को ये पसंद नहीं आया, पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक कर दिया, वहाँ पर रेप किया, लोगों को मारा-पीटा, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस फैलाया, तो हरी सिंह जो है इंडिया से मदद माँगने आए थे, तो इंडिया ने मदद की और इंडिया से हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था कि इंडिया जो है जो कश्मीर जो है इंडिया का ही पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, ओके? जैसे हमारे हर जो राजा-महाराजा थे जितने भी स्टेट के, तो उन सबके साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन करवाया गया था कि वो जो रीजन है इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का। तो पाकिस्तानी ना गवर्नमेंट जो है क्लेम करती है कि कश्मीर उनका है, ठीक है? इनके पास में बेसिकली कोई काम-धंधा है नहीं, ठीक है? अपने देश की चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं, बस इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी पॉपुलेशन को बेवकूफ़ बनाते हैं ये। ये लोग जो है अपने देश की प्रॉब्लम से फ़ोकस नहीं करेंगे। ये लोग जानबूझ के इंटरनेशनल मुद्दा उठाते हैं। ओके मतलब एक रीजनल इश्यू को जो है इंटरनेशनल बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे ना कहीं भी जो पाकिस्तान के लोगों के भाषण सुनने मिलेंगे, तो जो उनके प्राइम मिनिस्टर वग़ैरह जाते हैं, स्पीच वग़ैरह भी देंगे, तो हर जगह जो है ये कश्मीर का इश्यू उठाते फिरते हैं। वॉर रही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947-48 में, यहाँ पर भी पाकिस्तान ने शुरू की थी। 1965 में भी यहाँ पर भी और सेटल नहीं हो पाया मैटर। 1947-48 में वॉर की वज़ह से जो डिवीज़न हो गया था, इन्होंने क्या किया था कि मतलब पाकिस्तान ने ना फिर ऑक्यूपाई कर लिया था कश्मीर का कुछ पोर्शन, ठीक है? और इंडियन प्रोविंस जो थी जम्मू एंड कश्मीर, तो उसका जो है डिवाइड हो गया था, एलएसी बन गई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सॉरी एलएसी तो उनके साथ है, चाइना के साथ में, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई थी। ठीक है? 1971 में इंडिया फिर से डिसिसिव वॉर हुई, फिर से खतरनाक एक वॉर रही पाकिस्तान और कश्मीर के पाकिस्तान के साथ में, पर कश्मीर का इश्यू जो है अनसेटल ही रहा इसमें भी। वैसे इंडिया चाहता तो 93,000 जो सोल्जर्स जो थे, उनको सरेंडर करवाया था इस टाइम पर पाकिस्तान के, तो इसी टाइम पर अपना कश्मीर भी वापस ले सकते थे, है ना? इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान में तो एक स्ट्रैटेजिक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है। तो कंट्रोल जो सियाचिन ग्लेशियर था ना, उसपे भी ये लोग ने अपनी फोर्सेस भेज दी थी। सियाचिन ग्लेशियर बहुत हाईएस्ट पीक समझ लो आप, ठीक है? अगर वहाँ पे जो है पाकिस्तान के टेररिस्ट घुस जाते, वहाँ पर जो इनकी आर्मी तो वैसे भी टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, तो बहुत बुरी सिचुएशन हो जाती इंडिया के लिए, है ना? तो यहाँ पर जो है सियाचिन ग्लेशियर के कंट्रोल के ऊपर भी यहाँ पर फाइट हुई थी। तो यहाँ पर जो और क्या होता है कि एक-दूसरे को देख कर के हथियार भी हमें अब सोचो अगर जो पाकिस्तान हमसे लड़ाई-झगड़ा ना करे, टेररिज़्म ना फैलाए, ठीक है? और बांग्लादेश के साथ भी हमारे अच्छे रिलेशंस रहे, तो हमें इतना सारा जो चाइना भी अच्छे से रहे, तो हमें इतना सारा जो है सिक्योरिटी पे खर्च नहीं करना पड़ता। अब देखो हमारा देश आज़ाद हुआ, कितनी सारी वॉर लड़नी पड़ गई हमको 1947-48 में ही। पहले पार्टीशन हुआ तो ऊपर से गरीबी, भुखमरी, ठीक है? हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही है, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। ओके और फिर उसके बाद में जो है 1965 में फिर से वॉर देखने को मिली, 1971 में फिर वॉर देखने को मिली, 1999 में फिर वॉर देखने को मिली। फिर जो है उसके बाद में जो है पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ था हमारे देश की। तो ये लोग टेररिज़्म फैलाते रहते हैं और मुंबई में भी अटैक हुआ था, है ना?
अब देश की सिक्योरिटी को भी लेकर के चलना है, इकोनॉमी को भी लेकर के चलना है, पॉलिटी को भी लेकर के चलना है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए रहते हैं इसके लिए। तो शुरू-शुरू में तो सब ठीक था, बाद में जो है सिचुएशन बिगड़ने लगी, है ना? तो आर्म्स रेस भी बनी हुई है दोनों कंट्री के बीच में जो है, कि कितने किसके पास में हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड भी, ओके? तो किसके पास में ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है ये भी और मिसाइल जिसके थ्रू जो है ये अटैक वगैरह कर सकती है, तो आर्म्स रेस भी चलती है। आर्म्स रेस ही तो जी कोल्ड वॉर में जो है यूएस और यूएसएसआर के जो है बीच में क्या चल रहा था, हथियार ही तो बढ़ा रहे थे वो लोग। यूएस अपने बढ़ा रहा था और ये जो यूएसएसआर अपने बढ़ा रहा था। 1998 में जो है इंडिया ने पोखरण में जो है अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, टेस्ट किया, ओके ऑपरेशन शक्ति और फिर पाकिस्तान ने भी कुछ दिन बाद जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया और ये भी जो है चागई हिल्स में, ठीक है? पाकिस्तान ने अपना चागई हिल्स में किया था। हमें अपने देश का पता रहता है कि पोखरण में किया है। पाकिस्तान ने जो है चागई हिल्स में किया था, ठीक है? और फिर पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया। तो इंडिया और पाकिस्तान जो है उन्होंने अपनी मिलिट्री रिलेशनशिप भी बनाई। फिर जो है फुल स्केल जो है मतलब पूरी तरीके से वॉर में एंगेज होना ये सब काम हो गया था, ओके। बट दोनों गवर्नमेंट जो है कंटिन्यू मतलब सस्पिशियस बना रहता है, ठीक है। अब जो है हम लोग भी कहते हैं कि भाई तुम्हारा टेररिज्म और ट्रेड हम साथ में नहीं कर सकते, ओके। तो पाकिस्तान जो है टेररिज्म छोड़ने को तैयार नहीं है, पता नहीं कितना ही चिढ़ते हैं ये लोग। मतलब इंडिया का अगर कोई बंदा पकड़ा जाए ना वहाँ पर इतना टॉर्चर करते हैं, इंडिया के फिशरमैन होते हैं जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, अगर गलती से इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस वगैरह कर लें, तो उनको पकड़ लेते हैं, जासूस बना कर के पीट-पीट के टॉर्चर ही करते रहते हैं। तो मतलब क्या ही नफ़रत है इतनी, इंडिया बल्कि ऐसा नहीं करता, छोड़ देता है लोगों को। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने ब्लेम किया है पाकिस्तान को कि भाई तुम पाकिस्तान तुम ये क्या करते हो? हाँ, लोग ही वॉयलेंस फैलाने की कोशिश करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कश्मीर में जो नए-नवाड़े जो बच्चे रहते हैं छोटे-छोटे, तो उनको वो ट्रेनिंग वगैरह देना शुरू कर देते हैं, ठीक है? उनको वो जो भड़काना शुरू कर देते हैं रिलीजन के नाम पे और ज़माने भर के नाम पे, ठीक है? उनको क्या हथियार प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, पैसे बाँट-बाँट के पता है जब नोट बंद हुए थे 500 और 1000 के जब डीमोनेटाइज़ेशन हुआ था, तो स्टोन पेल्टिंग भी खत्म हो गई थी, मतलब बहुत कम हो गई थी कश्मीर में। तो कहा जा रहा था कि भई डीमोनेटाइज़ेशन हुआ है ना, तो पैसे वग़ैरह तो बदल गए, तो इसलिए मतलब कि पैसे दे कर के वहाँ पर पत्थर फेंकवाए जाते थे आर्मी के ऊपर। देख रहे हो आप ऐसी सिचुएशन करते, गड्ढे खोद-खोद के कश्मीर में घुसने की कोशिश करते हैं ये लोग। मतलब और कुछ नहीं है, पढ़ाई-लिखाई करो, है ना, देश के लिए कुछ करो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, नहीं। ये लोग को क्या करना है, गड्ढे खोद-खोद के देश के अंदर घुसना है, इंडिया के अंदर घुसना है। तो पाकिस्तान क्या करता है कि इनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करता है, हथियार प्रोवाइड करता है। नर्सरी कहते हैं पाकिस्तान को, जो टेररिस्ट की, ठीक है? कि टेररिस्ट यहाँ पर पैदा हो के आते हैं यहाँ से। मनी एंड प्रोटेक्शन वगैरह देते हैं कि टेररिस्ट से स्ट्राइक करो इंडिया में। इनका ब्रेन वॉश भी किया जाता है कि भाई तुम्हें जन्नत मिलेगी, तुम मारो इन सबको, है ना? तो ये लोग नहीं देखते कि किसको मार रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम सबको मार देते हैं ये लोग, ठीक है? अटैक करते हैं तो। इंडिया, पाकिस्तान जो है और कुछ नहीं तो पता चला हमारे देश का कोई सीएपीएफ वगैरह का बैन जा रहा है, ठीक है? वहाँ पर सोल्जर्स हैं उस वैन में, उस गाड़ी में, तो उसी पे अटैक करवा देते हैं। मतलब इतने-इतने घटिया लोग हैं। तो इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट जो है बिलीव करती है कि पाकिस्तान जो है प्रो खालिस्तान मिलिटेंट है, उनको भी जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? उनको भी हथियार वगैरह देते हैं। 1985 1995 तक जो है ये सब देखने को मिला कि भई इतना सारा जो खालिस्तानी है ना, वो कहते हैं कि हम खालिस्तान बनाएँगे, पंजाब का पोर्शन निकाल कर के। जो है यूके की बात करें अगर हम, कनाडा की बात करें, ठीक है? तो यहाँ पर जो है इसके सपोर्टर्स रहते हैं। हमने तो हमारे देश ने तो उन ऑर्गनाइज़ेशन को जो है टेररिस्ट भी करार किया है कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं। पाकिस्तान की एक स्पाई एजेंसी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ठीक है? तो ये जो सर्विस है इनकी स्पाई एजेंसी, तो ये इनको बोला गया कि भई ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं एंटी इंडिया कैंपेन्स में। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी ये लोग अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ऑपरेट करते हैं बांग्लादेश और नेपाल से। बांग्लादेश में भी फिर से ये सब देखने को मिला कि जो आईएसआई है ना, जो इस्लामिक स्टेट जो टेररिज्म वगैरह जो फैलाते हैं, तो उनका जो है कुछ वो खुलेआम बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है? हथियार लेकर के ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली हैं अभी रिसेंटली। ओके, क्योंकि वहाँ पर जो है शेख हसीना को भगा दिया गया है, ठीक है? हमारे देश में शरणार्थी बनी हुई हैं वो और वहाँ पर देखें तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाई हुई है, आर्मी ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया था। तो अभी इंटरिम गवर्नमेंट बनाई हुई है, मोहम्मद यूनुस है वहाँ पर, जो कि इंडिया के खिलाफ बहुत उल्टा-सीधा बक रहे हैं। मतलब कुछ नहीं है, इनको बर्बादी के रास्ते पे चल रहे हैं ये लोग, है ना? तो क्या ही है, बाद में अकल ठिकाने आनी है।
गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान की वो ब्लेम करती है, इनका तो कोई काम ही नहीं है, बस ब्लेम ही करते रहते हैं ये लोग जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। अपने देश के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं साले। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है और सिक्योरिटी एजेंसी जो है क्या कर रहे हैं मतलब कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं पाकिस्तान के लोग नहीं, उनकी गवर्नमेंट कहती है, ठीक है? मतलब गवर्नमेंट ना मिलिट्री मिलिट्री वगैरह हैं जो उनके पॉलिटिशियन हैं, वो कहते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, हमारे देश में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है, जो सिंध और बलूचिस्तान वाले रीजन है, वहाँ पर भड़काऊ चीज़ें फैला रहा है, ठीक है? बल्कि इंडिया कुछ भी नहीं करवाता है, ठीक है? तो हमारे पास ऐसे इतना टाइम ही नहीं है हमारे देश के पास में, ठीक है? तो अगर देखें ना बलूचिस्तान के लोगों के साथ भी बहुत बुरा ट्रीटमेंट करते हैं ये जो पाकिस्तान वाले हैं। अभी वहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ओके वहाँ पर सारे रिसोर्सेज़ वगैरह निकाल के ले जा रहे हो, वहाँ पर लोगों का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, तो वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। कहते हैं कि हमें अलग होना है। तो पाकिस्तान इसका ब्लेम जो है इंडिया पर लगा देता है। इंडिया और पाकिस्तान जो है इनको प्रॉब्लम है, शेयर करते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया ने ही इंडस वाटर ट्रीटी को अब तक चला कर के रखा है। ओके, रिवर वाटर से रिलेटेड भी चीज़ें निकल के आती हैं क्योंकि इंडस रिवर जो है निकल के आती है मानसरोवर साइड से, ठीक है? तिब्बत से ओरिजिन होता है, फिर पूरी इंडिया से निकलते हुए इसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं और फिर जो है ये पाकिस्तान से जाते हुए अरेबियन सी में चली जाती है। ओके, तो अंटिल 1960 तक देखें तो ये बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट रहता था कि रिवर जो है ना इंडस बेसिन जो पानी वगैरह है उसका यूज़ से रिलेटेड। ओके, 1960 में जो है वर्ल्ड बैंक ने दलाली की थी। वर्ल्ड बैंक जो ब्रोकर था, इंडिया और पाकिस्तान ने साइन की थी इंडस वाटर ट्रीटी। जो जो कि ना इंडिया की वजह से ही चली आ रही है क्योंकि अगर जो है अपर रिपेरियन स्टेट होता है लोअर रिपेरियन, तो पाकिस्तान लोअर रिपेरियन स्टेट है, ठीक है? तो हमारे देश में अगर देखें हमारे देश से रिवर जाती ना, फिर भी जो है हम अच्छा खासा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। हम जो है इनको प्रॉपर पानी वगैरह यूज़ करने देते हैं, फिर भी ये लोग बदतमीज़ी काटते हैं। बार-बार जो है अगर इंडिया कोई डैम भी बना रहा होता है तो ये लोग बार-बार जो है मुद्दे को लेकर के पहुँच जाते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी ठीक नहीं है, इंडिया जो है गलत काम कर रहा है ये वो। तो इतने सारे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुए पर फिर भी जो है ये ट्रीटी चली आई। ओके, पर कुछ-कुछ डिफरेंसेस रहते हैं कि इंटरप्रिटेशन जो इंडस वाटर ट्रीटी का है और यूज़ ऑफ द रिवर वाटर, ठीक है? तो बेसिकली ना इंडस, झेलम और चेनाब रिवर का पानी यूज़ करने को दिया था पाकिस्तान का। बियास, रावी और सतलज का बोला था कि इंडिया यूज़ कर सकता है। बाकी इंडस का 20% भी जो है इंडिया ले सकता है जो इरिगेशन वगैरह से रिलेटेड चीज़ों के लिए। दोनों कंट्रीज़ जो है एग्रीमेंट नहीं है इनका डिमार्केशन ऑफ लाइन इन सर्क्रिक। तो सर्क्रिक जो एक रन ऑफ कच्छ है ना, गुजरात वाला एरिया है ये, ठीक है? तो यहीं पर ना जो सर्क्रिक पड़ता है, ठीक है? एक लाइन है, मतलब बहुत से छोटे-छोटे ऐसे-ऐसे नहीं आइलैंड-आइलैंड से बने रहते हैं ऐसे, ठीक है? ये जो है कच्छ है, ये खंबात है। तो यहीं पर जो है एक लाइन जाती है सर्क्रिक जो है, तो उसकी डिमार्केशन की पाकिस्तान ज़्यादा एरिया क्लेम करने की कोशिश करता है ना, तो डिस्प्यूट बना हुआ है, माइनर है डिस्प्यूट, पर फिर भी जो है कॉज़ ऑफ कंसर्न तो है ना। अब जिसके हाथ में आएगा तो वो कंट्रोल करेगा रिसोर्सेस को इस एरिया के। इंडिया और पाकिस्तान जो है बातचीत भी करते हैं इन सारे इश्यूज़ पे। बाकी बातचीत कुछ होती नहीं है, ठीक है? सामने वाला बातचीत करने तैयार हो तो करे ना। तो इंडिया और दूसरे नेबर्स के बारे में हम देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और बांग्लादेश है, इनके बीच में जो है डिफरेंसेस थे। कई सारे इश्यूज़ थे, इंक्लूडिंग शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर्स एंड ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड भी। इंडियन गवर्नमेंट जो है, इन्होंने क्या किया अच्छे से जो अनहैप्पी था, बांग्लादेश खुश नहीं था, ठीक है? सॉरी जो ये ना इंडियन गवर्नमेंट नाखुश है बांग्लादेश से क्योंकि बांग्लादेश क्या है ना डिनाई कर देता है। जब हम बात करते हैं भाई तुम्हारे देश से बहुत सारे इल्लीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, ठीक है? हमारे देश में जो इल्लीगली लोग घुस रहे हैं, ओके? और सपोर्ट जो तुम देते हो एंटी इंडियन इस्लामिक जो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है वो भी, ओके? मतलब कि जो टेररिस्टम वगैरह है उनको भी सपोर्ट देते हो। जो इंडिया के अगेंस्ट में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है उनको सपोर्ट देते हो। हम इन चीज़ों को बोलते हैं कि बांग्लादेश तुम ऐसा मत करो, ठीक है? तो बांग्लादेश डिनाई कर देता है कि नहीं भई हम ऐसा थोड़ी ना कर रहे हैं। ओके, चोर थोड़ी ना बोलता है चोरी करी है मैंने। ये ना और ज़्यादा जो मतलब बदतमीज़ी काटता है बांग्लादेश, मना कर देता है इंडियन ट्रूप्स को। हम बोलते हैं कि देखो, एक तो हमारा हिस्टोरिकल ब्लंडर रहा। जब 1947 में जब हमारा देश बन रहा था, मतलब कि तो इतना सा एरिया लेने की क्या ज़रूरत थी? थोड़ा ज़्यादा एरिया भी तो ले सकते थे ना, कि एक छोटा-सा चिकन नेक कॉरिडोर बना कर के रख दिया है। अब बांग्लादेश का मुँह तको कि बांग्लादेश जो है जगह देगा हमको जाने के लिए, ठीक है? जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो ना ये आप समझो कि ये बांग्लादेश है, ठीक है? हमारा आप मैप देख सकते हो वैसे,
तो यहाँ जो है वेस्ट बंगाल पड़ता है, ओके? इसको कहते हैं चिकन नेक कॉरिडोर। इस तरफ जो है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पड़ता है इस तरफ, ठीक है? तो यहाँ से बस इतना सा जो है हमारा लैंड एरिया कनेक्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जाने के लिए। यहाँ पर भूटान पड़ जाता है, ओके। तो यहाँ बोलते हैं कि कहीं चाइना घुस के रास्ता ना काट दे इंडिया का, ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, तुमको अच्छे से बाउंड्री बनानी चाहिए, यहाँ पर फेंसिंग वगैरह कर दो अच्छे से, है ना? आर्मी डिप्लॉय कर दो। और जब 1947 में हिस्टोरिकल ब्लंडर भी तो कहते हैं कि जब तुम्हें अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्ट होने के लिए थोड़ा ज़्यादा पोर्शन रखना चाहिए था ना, इतना सा पोर्शन क्यों रखा? अब कहते हैं कि बांग्लादेश क्या करता है, मना कर देता है कि इंडियन ट्रूप्स बोलते हैं, हम बोलते हैं कि भई हमें अपने सोल्जर्स को जाने दो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तुम्हारे यहाँ से होकर के चले जाएँगे हाँ, और जो है अपनी चीज़ों को टैकल कर लेंगे, ओके। और जो है ये क्या करता है, एक्सपोर्ट भी नहीं करने देता नेचुरल गैस वगैरह का। मतलब अगर जो है अपन सोचे कि बांग्लादेश के साथ में अपन जो है ट्रेड कर लेते हैं, नेचुरल गैस वगैरह ले लेंगे या फिर म्यांमार के साथ में हम जो है म्यांमार बांग्लादेश के बाजू में है, ठीक है? यहाँ पर। तो इस तरफ तो यहाँ से हम लोग अपने रिलेशन बना लें, ओके बातचीत कर लें, तीनों देश आपस में कोऑपरेट कर लेंगे, नहीं, पर बांग्लादेश नहीं करने देता है। अभी जो इनके जो इंटरिम गवर्नमेंट है ना, उसके जो बने हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो प्रेसिडेंट है, मतलब मुखिया जो बने हुए हैं मोहम्मद यूनुस को कहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कंट्री कह रहे थे। ठीक है? मतलब देख रहे हो हमारे देश का इंटीग्रल पार्ट है और ये ऐसी बदतमीज़ी काट रहे थे चाइना में जाकर के। कुछ नहीं है चाइना के यहाँ तो बर्बाद होना चाहते हैं ये। कई सारी चीज़ें होती हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है? तो बांग्लादेशी टेरिटरी तो बांग्लादेश जो है अलाउ नहीं करता है। पहले तो पूरा पार्ट तो बांग्लादेश ये तो ना 1905 में पार्टीशन किया था ना इन लोगों ने, बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है? उससे पहले तो पूरा का पूरा बंगाल हुआ करता था ये, तभी तो वेस्ट बंगाल कहते हैं और ईस्ट बंगाल बना था और वेस्ट बंगाल बना था, तो वेस्ट बंगाल का नाम अभी तक चेंज नहीं किया है। जो ईस्ट बंगाल था ना वो बन गया बांग्लादेश का पार्ट। तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट जो है ना, वो सोचती है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है, वो रीजनल बुली की तरह काम करेंगे, मतलब कि इनको परेशान करेंगे, ओके, जो रिवर वाटर वगैरह शेयर करने के लिए और एनकरेज करेंगे जो रिबेलियन है, ठीक है? जो रिबेलियन जो नहीं गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो विद्रोह करते हैं वो लोग, तो चिटगांव हिल्स में जो रिबेलियन है उनको एनकरेज करेंगे ये और ट्राई करेंगे कि उनकी नेचुरल गैस वगैरह हम लोग एक्सट्रैक्ट करके ले जाएँगे इनकी, है ना? और बीइंग अनफेयर हम ट्रेड में जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस करेंगे, ठीक है? मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें ये लोग बोलते हैं इंडिया के प्रति, जबकि इंडिया ही सबसे पहले हेल्प करता है अगर इनके देश में कोई मुसीबत आती है तो। तो जो दोनों कंट्रीज़ थी आपस में अपने बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं सुलझा पाए थे। हमारी जो बाउंड्री है ना सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में ही लगती है, 4000 जो 93 जो किलोमीटर की। ठीक है, इतनी लंबी बाउंड्री है हमारी बांग्लादेश के साथ में, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ में है, ठीक है? फिर उसके बाद में है चाइना के साथ में है, फिर पाकिस्तान आता है, फिर नेपाल आता है, ठीक है? फिर म्यांमार, भूटान और फिर अफ़गानिस्तान। तो ये जो कंट्रीज़ है 7 कंट्रीज़ के साथ में हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी इंडिया ने जो है बांग्लादेश के साथ में कोऑपरेट किया कई सारे इश्यूज में। इकोनॉमिक रिलेशंस हमने इम्प्रूव किए, ठीक है? लास्ट अगर 20 इयर्स में देखें तो बांग्लादेश जो है पार्ट है इंडिया की लोक ईस्ट पॉलिसी का, जो कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई है 2014 से। ये जो पॉलिसी है लिंक करना चाहते हैं, हम अपने रिलेशन वगैरह बनाना चाहते हैं साउथ ईस्टर्न जो एशिया है उसके साथ में। ओके, म्यांमार के साथ में। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे भी जो है दोनों स्टेट जो है कोऑपरेट करते हैं। ओके, डिज़ास्टर वगैरह को भी मैनेज करने के लिए 2015 में जो इन्होंने जो एक्सचेंज किए थे, ठीक है, चीज़ों को भी और 2015 में ही जो है जो बाउंड्री डिस्प्यूट हमने सुलझाए थे बांग्लादेश के साथ में। ठीक है, बाउंड्री डिस्प्यूट सुलझ जाए इसलिए जो है हमने अपना ज़्यादा पोर्शन दे दिया था बांग्लादेश को। तो एफर्ट्स कर रहे हैं कि हम जो है अपना और ज़्यादा कोऑपरेशन बढ़ा सकें और कॉमन थ्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है? और एक-दूसरे की नीड्स को भी देख सकें। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ में हमने देखा। अब इंडिया और नेपाल की बात करें तो अच्छे खासे स्पेशल रिलेशनशिप रहे हैं, रोटी-बेटी का रिश्ता कहते हैं नेपाल के साथ में हम। ओके, नेपाली लैंग्वेज जो है हमारे देश के जो 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेज़ हैं, उसमें से एक नेपाली भी है, ठीक है? तो कुछ जो कहें बात तो ट्रीटी भी हुई थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी। ओके, दोनों कंट्रीज़ जो है अलाउ करती हैं सिटीज़न्स जो हैं दोनों कंट्रीज़ के, वो ट्रैवल कर सकें, काम-काज कर सकें एक-दूसरे के देश में। ओके, बिना वीज़ा के। बिना वीज़ा और पासपोर्ट के जो है नेपाल जा सकते हैं। तो इतने सारे स्पेशल रिलेशनशिप भी है, हमारा गवर्नमेंट जो है दोनों गवर्नमेंट के साथ में जो है रिलेशनशिप भी अच्छा खासा, ठीक है, ट्रेड वगैरह से रिलेटेड डिस्प्यूट भी रहे हैं पास्ट में। इंडिया को उतना अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि जब नेपाल जो है बहुत ज़्यादा चाइना से सटने लगता है, ठीक है, नेपाल की गवर्नमेंट जो है एक्शन नहीं लेती है एंटी इंडियन जो एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ में।
ओके, तो ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं, माओइस्ट मूवमेंट जो नेपाल में होता है, उसको एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखते हैं, क्योंकि हमारे देश में भी नक्सलाइट ग्रुप हैं, जो कि इंडियन स्टेट में, बिहार में, नॉर्थ में, ठीक है? और आंध्र प्रदेश में, साउथ में। तो हमारे देश के नक्सलाइट को भी बूस्ट मिलता है ना नेपाल में, अगर माओइस्ट वगैरह जो हैं, उनकी वजह से। तो कई सारे लीडर्स जो हैं कई लीडर्स जो हैं एंड सिटीजन्स जो हैं नेपाल के, वो मानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इंटरनल अफेयर्स में। ओके, इनके इंटरनल अफेयर में हम इंटरफेयर करते हैं, ये लोग ऐसा मानते हैं। ठीक है, हमने डिज़ाइन किए जो कई सारे रिवर वाटर्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट, ताकि जो है नेपाल एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो उसको जो है एक्सेस ना मिल सके सी का इंडियन टेरिटरी के थ्रू। मतलब कि ये लोग मानते हैं कि हम नेपाल को जो है सी में, जो लैंडलॉक्ड कंट्री है ना नेपाल, सैंडविच है इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है? तो इनको जो है सी का एक्सेस ना मिल सके, ये जो है ट्रेड वगैरह ना कर पाएँ, तो ये सब उल्टी-सीधी बातें हैं, ये लोग हर कंट्री ऐसे कुछ ना कुछ ये लोग सोचते ही हैं, ठीक है? तो नेवरदलेस अगर बात करें तो इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप स्टेबल भी रहे हैं और पीसफुल भी रहे हैं। डिस्पाइट डिफरेंसेस भी रहे हमारे, कुछ ना कुछ खटास तो रहती है ना, ट्रेड वगैरह, साइंटिफिक कोऑपरेशन, कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इंटरलॉकिंग जो वाटर मैनेजमेंट ग्रिड, ठीक है? तो कई सारी चीज़ें रहती हैं। नेपाल से भी कई सारी रिवर्स हमारे देश में एंटर करती हैं ना, हिमालयाज़ में पड़ता है वो। तो वहाँ से कई सारी रिवर्स एंटर करती हैं इंडिया में। तो हम कोऑपरेशन भी करते हैं कि भाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट करने के लिए भी, फ्लड वगैरह भी ना आए इसके लिए भी। ओके, तो होप है कि हम अपने रिलेशन जो है होप है कि उनकी जो डेमोक्रेसी अच्छे से चल पाएगी, उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट भी होंगे टाइज़ में, क्योंकि इंडिया तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ओके, डिफिकल्टीज़ भी रही हैं रिलेशनशिप में इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अब श्रीलंका का देखते हैं। तो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है ना 1987 में। इंडिया ने भी अर्ज किया, इंडिया की जो इंटरनल चीज़ें भी अफ़ेक्ट हो रही थी, जो उसके इंटरनेशनल रिलेशंस में। इंडियन लीडर्स जो थे, सिटीज़न्स थे, वो हाँ ना, उनको थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है कि हम न्यूट्रल रह सकें तमिल्स के साथ में, जो कि पॉलिटिकली अनहैप्पी हैं और उनको जो मारा जा रहा है। मतलब कि श्रीलंका में जो है तमिलियन पॉपुलेशन के साथ में बुरा हो रहा है और हम न्यूट्रल रह लें, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो हमें देखना पड़ता है, हमारे देश की चीज़ें भी अफ़ेक्ट होती हैं इसकी वज़ह से। आफ्टर द मिलिट्री इंटरवेंशन, तो हमारे देश की मिलिट्री गई थी 1987 में। इंडियन गवर्नमेंट ने अब प्रेफ़र किया है। अब हम सोचते हैं हम ऐसी पॉलिसी लेकर के चलते हैं कि डिसएंगेजमेंट लेकर के चलते हैं श्रीलंका के साथ में। अगर उनका इंटरनल ट्रबल है तो भाई इंटरनल चीज़ें आप अपने आप से सॉल्व कर लो। इंडिया ने साइन की है एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट श्रीलंका के साथ में, और हम अपने रिलेशंस भी इम्प्रूव कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़ के साथ में, है ना? मतलब कि दोनों कंट्रीज़ अपने रिलेशंस इंप्रूव करें। इंडिया हेल्प कर रहा है पोस्ट सुनामी रिकंस्ट्रक्शन। 2004 में सुनामी आई थी ना, उसके बाद में इंडिया ने हेल्प की जो श्रीलंका की, ताकि जो है इनकी अच्छा खासा जो ये लोग जो है दोबारा से खड़े हो पाए हैं ना। सुनामी के बाद में चीज़ें बहुत बिगड़ जाती हैं ना। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज़ क्लोज़ भी आई इसकी वजह से। इंडिया एन्जॉय करते हैं स्पेशल रिलेशनशिप भूटान के साथ में। हमारे बहुत अच्छे रिलेशन्स हैं भूटान के साथ में, ठीक है? बट जो है कोई ऐसा मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है हमारे जो भूटानीज़ गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है? एफर्ट है कि भूटानीज़ जो मोनार्क हैं, वहाँ पर किंग चलते हैं ना, तो वो जो है गोरिल्लाज़ को, मिलिटेंट्स को हटाने में जो है हमारी मदद भी करें। मतलब कि इन्होंने ये मदद की है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो इंडिया में जो गोरिल्लाज़ वगैरह, मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं चलाते, कई सारे ग्रुप होते हैं, जो आपस में ही भिड़ाने की कोशिश करते हैं और गवर्नमेंट के अगेंस्ट हथियार उठा के रहते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए। ओके, तो जो है इसमें हेल्प की है इन्होंने इंडिया की। इंडिया जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बना रहा है भूटान में, और जो है हिमालय किंगडम का बिगेस्ट सोर्स है डेवलपमेंट एड का। मतलब कि इंडिया जो है अच्छी खासी एड वगैरह सपोर्ट प्रोवाइड करता है अपने भूटान जो पड़ोसी देश को। इंडिया के टाइज़ जो है मालदीव के साथ में भी अच्छे रहे हैं, और मालदीव में अगर देखें तो चीज़ें बिगड़ भी गई थी। 1988 में जो है जो तमिल मर्सनरीज़ थे, तो श्रीलंका से अटैक किया था उन्होंने मालदीव में। ठीक है, तो वहाँ पर तख्तापलट करने की कोशिश की थी और मालदीव को कैप्चर करने की कोशिश की थी। तो इंडियन एयर फोर्स जो है और नेवी ने रिएक्ट किया था मालदीव की रिक्वेस्ट पे। मालदीव ने हमसे हेल्प माँगी थी कि भाई हेल्प कर दो, इसलिए गए थे। ठीक है, ताकि जो है इन्वेजन को रोक सकें। इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है डेवलपमेंट में, जो आइलैंड है ना मालदीव के आइलैंड में कई सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलाते हैं वहाँ पर। ओके, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह भी देते हैं हमारे देश के ऑफिसर्स। तो हमने देखा कि कई सारी जो है प्रॉब्लम्स रहती हैं हमारे नेबर्स के साथ में, छोटे-छोटे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में। गिवन इट्स साइज़ एंड पावर, तो साइज़ और पावर की बात करें तो वो लोग ना सस्पिशियस रहते हैं इंडिया के इंटेंशन को लेकर के। ठीक है, मतलब इंडिया एक अच्छी खासी बड़ी कंट्री है ना, पावरफुल भी है। इंडियन गवर्नमेंट जो है दूसरी तरफ अगर बात करें
तो हम जो है एक्सप्लॉइटेड फ़ील करते हैं अपने नेबर्स द्वारा, ठीक है? क्योंकि अगर देखें तो ना यहाँ पर ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है बहुत ज़्यादा, तो फ़ियर लगता है भाई कि अगर इनके यहाँ कोई और पावर जो है मतलब बाहर के जो लोग हैं, बाहर की जो पावर है उनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया तो स्मॉलर कंट्रीज़ जो हैं वो डरती हैं कि इंडिया चाहता है कि वो रीजनल डोमिनेंट प्लेयर रहे, हमको दबा कर के रखेगा, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ओके, सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है एशिया में इंडिया और इंडिया और उसके नेबर से रिलेटेड ही नहीं है, बल्कि नेपाल और भूटान की बात करें एज़ वेल एज़ बांग्लादेश और म्यांमार की बात करें तो इनके बीच में भी जो झगड़े चलते हैं, ठीक है? माइग्रेशन से रिलेटेड और एथनिक नेपालीज़ जो है भूटान में चले जाते हैं, इससे रिलेटेड रोहिंग्या जो है म्यांमार का इश्यू है। रोहिंग्या जो मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसको म्यांमार ने भगाया था मार-मार के, ठीक है? तो उनका पर्सिक्यूशन हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ वो लोग ना बहुत सारे लोग जो हैं लाखों लोग जो है वहाँ से भागते हुए इंडिया में पहुँच गए और जो है बांग्लादेश में पहुँच गए। तो हमारे देश में भी रिफ्यूजी क्राइसिस आ गया था। ऑलरेडी हमारे देश की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से ज़्यादा है, ठीक है? हम कैसे टैकल करेंगे इतने सारे लोगों को, है ना? बांग्लादेश ने तो उनको भाषण 4 आइलैंड में बिठा दिया। भाषण 4 आइलैंड जो है बहुत ही वल्नरेबल आइलैंड है जो डिज़ास्टर से प्रोन है मतलब कभी भी बाढ़ वग़ैरह कुछ भी आ सकती है, जो साइक्लोन वग़ैरह भी आते रहते हैं ना जो बे ऑफ बंगाल में, तो उसकी वज़ह से वो डूब भी सकता है। फिर भी जो है बांग्लादेश ने उनको क्या किया भाषण 4 आइलैंड में डाल दिया। बांग्लादेश के नीचे ही है थोड़ा, ठीक है वो आइलैंड। तो ये इश्यूज़ भी बने हुए हैं। बांग्लादेश और नेपाल जो है इनके बीच में भी डिफरेंसेस हैं, जो हिमालयन रिवर वाटर से रिलेटेड भी ओके, मेजर कॉन्फ्लिक्ट ना डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं इंडिया और दूसरे नेबर्स के साथ में पार्टली बिकॉज़ ऑफ ज्योग्राफी की वजह से भी थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इंडिया जो है सेंटर में लोकेटेड है एकदम ओनली कंट्री है जिसका बॉर्डर्स है दूसरे के साथ में। ओके, अब हम देखते हैं आगे पीस एंड कोऑपरेशन अब शांति की बात करते हैं और जो साथ-साथ चलने की बात करते हैं। है ना? तो क्या स्टेट जो है साउथ एशिया की कोऑपरेट कर सकते हैं साथ में? एक-दूसरे से बिना लड़ाई झगड़े करे साथ-साथ चल सकते हैं? जैसे यूरोप की कंट्रीज़ की हम बात करें तो पहले वर्ल्ड वॉर के टाइम पर नहीं कितना लड़ाई झगड़ा करते थे। बाद में उनको अकल आई तो वो लोग साथ-साथ चलने लगे। ओके, क्या ये लड़ते ही रहेंगे एक-दूसरे से? है ना? बिना लड़े नहीं चल सकते। इन स्पाइट ऑफ मेनी कॉन्फ्लिक्ट इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी स्टेट ऑफ साउथ एशिया ने रिकॉग्नाइज़ किया कि इम्पोर्टेंस है, ज़रूरी है भई कि साथ-साथ चलें हम, कोऑपरेशन करें, फ्रेंडली रिलेशंस बनाएँ। है ना? अगर सभी लोग शांति से रहेंगे तो इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो लोग अपने देश के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर पाएँगे। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन बनाया गया, सार्क 1985 में बनाया गया था, ओके? तो एक मेजर रीजनल ऑर्गनाइजेशन बनाया गया था साउथ एशियन स्टेट के द्वारा कि हम कोऑपरेशन करेंगे, ओके सब लोग साथ में चलेंगे 1985 में। अनफॉर्च्यूनेटली जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे ना, जो कंट्रीज़ के बीच में इश्यूज़ है उसकी वजह से सार्क जो है बर्बाद हो गया। तो इसकी सक्सेस वगैरह हुई नहीं ज़्यादा। सार्क मेंबर्स ने ना एफटीए भी साइन किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि प्रॉमिस करता था कि फ्री ट्रेड जोन बनाएंगे हम ओके जो एक दूसरे के देश में सामान जाएगा ना उस पर ज्यादा कस्टम ड्यूटी वगैरह नहीं लगाएंगे ओके नया चैप्टर निकल के आया पीस एंड कोऑपरेशन का साउथ एशिया में जब सारी कंट्रीज जो है रीजन में अलाउ की फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर्स तो स्पिरिट थी आइडिया ऑफ साफ्टा निकल के आया एग्रीमेंट साइन किया गया 2004 में और ये इफेक्ट में आ गया था 1 जनवरी 2006 में साफ्टा जो एम करता है कि बहुत कम टैरिफ कर देंगे, ओके? जो टैरिफ लगाए जाते हैं ना जैसे अगर हमारे देश में आ रहा है नेपाल से सामान तो हम उसके ऊपर टैक्स कम लगाएँगे तो वो सस्ता हो जाएगा। हमारे देश से जा रहा है नेपाल में तो उसके ऊपर टैक्स वो लोग कम लगाएँगे तो वो सस्ता हो जाएगा, तो सामान बेचा जाएगा अच्छे से, लोग खरीदेंगे इसको, ओके? बट कुछ नेबर्स जो हैं वो ना फ़ियर उनको डर लगा कि साफ्टा जो है इंडिया का मतलब अब यहाँ पर भी देख लो वो लोग इंडिया से डरने लगे बताओ। कि इंडिया इन्वेड कर देगा उनके मार्केट में और इन्फ्लुएंस कर देगा उनकी सोसाइटी को, पॉलिटिक्स को, ओके, कमर्शियल वेंचर के थ्रू, अनकमर्शियल प्रेज़ेंस मतलब इंडिया जो है डोमिनेट करने लगेगा हर चीज़ में। इनको ये नहीं देखता चाइना के लिए जो इतना कर्ज़ा लिए पड़ रहे हैं चाइना से ये लोग, नेपाल की बात करें बहुत कर्ज़ा लिया इनने भी, श्रीलंका की बात करें खूब कर्ज़ा लिया, बांग्लादेश भी गोद में जाकर के बैठ रहा है, पाकिस्तान की बात करें इन्होंने भी खूब डूब गए हैं। बस भूटान हमारे साथ चल रहा है अच्छे से, ठीक है? अगर इनकी बात करें ना तो ये लोग ना बहुत कर्ज़ा लिए तो पूरा ना पूरा का पूरा जो है डूबते गए हैं ये लोग चाइना का पूरा माल यहाँ पर बिक रहा है, हर चीज़ बिक रही है, ओके। अब इनको कोई दिक्कत नहीं होती जब चाइना से खूब कर्ज़ा लिए बैठे हैं, है ना? चाइना से पूरा श्रीलंका ने इतना कर्ज़ा ले लिया कि उसका हम्बनटोटा पोर्ट ही ले लिया चाइना ने, ठीक है? ये लोग कर्ज़ा वापस नहीं कर पाए, इतना डेब्ट में घेर दिया उनको।
ओके, तब नहीं लगता है। पर हाँ, इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे तो इंडिया के जो है प्रोडक्ट्स इनके मार्केट में डोमिनेट करने लगेंगे, इंडिया की प्रेज़ेंस बढ़ जाएगी, ठीक है? तो ये सब इनको लगता है। इंडिया सोचता है कि भाई अपने छोटे-छोटे देश हैं, पड़ोसी हैं, अपने साथ में लेकर के चलते। इंडिया जो है इनकी इतनी हेल्प करता है ना, क्या ही बताएँ, ठीक है? मतलब इतने सारे फ्री में पैसे बाँटते हैं इनको, ठीक है? और जो ग्रांट वगैरह देते हैं, तो ये सब कुछ नहीं, इनको बस ये लगता है ना? तो रियल इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, सभी लोगों को फ़ायदा होगा साफ़ता से, ओके। और ट्रेड वग़ैरह भी कर पाएँगे और कोऑपरेट कर पाएँगे हम पॉलिटिकल इश्यू में भी, ओके। पहले क्या किया था, यूरोप का हमने पढ़ा था ना, यूरोप में सबसे पहले उन्होंने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया, फिर उसके बाद में पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हुआ, फिर उन्होंने कॉमन एक पार्लियामेंट भी बना ली, है ना? पहले इकोनॉमी को कनेक्ट किया अपना। तो जो इंडिया में ना तो इंडिया में ऐसा भी सोचा जाता है, कुछ थिंकर्स हैं कि भई इतना कुछ वर्दी नहीं है जो साफ्ता है अगर बात करें। इंडिया की पहले से ही एग्रीमेंट है भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ में। अगर रही बात जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की और चाइना के साथ में तो भई कितना ही ट्रेड होता है। 100 बिलियन से ज़्यादा तो हमारा ट्रेड डेफ़िसिट निकल के आता है। चाइना के साथ में इतना सारा सामान हम खरीदते हैं चाइना से, है ना? तो वो तो हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग पे फ़ोकस करना पड़ेगा ताकि जो है हम इंडिपेंडेंट हो सकें। ठीक है? बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर हमारे देश की। और अगर हम बात करें जो पाकिस्तान की तो वो तो भाई टेररिस्ट हैं, ठीक है? लड़ाई झगड़ा कर लें वो बाद में ट्रेड करेंगे। हमने इनको जो है प्रेफ़रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट मतलब इनको जो है चीज़ों में छूट भी दी थी। पर इन लोगों ने हमारे देश को नहीं दी तो हमने बंद कर दी भई और तुम टेररिस्ट अलग फैलाते, सिक्योरिटी का इश्यू अलग बना हुआ है, ठीक है? तो जैसे यूएस का जीपीएस है ना ग्लोबल लेवल पे यूज़ किया जाता है, ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम, वैसे ही इंडिया का ना नाविक भी है, ठीक है? इंडिया ने अपना नाविक बनाया था जो कि एक रीजनल है, उतना ग्लोबल तो नहीं हुआ है। तो इंडिया ने बोला था कि हमारा जो नाविक है ना, उसको हम यूज़ करने को दे देंगे सार्क को। पर यहाँ जो है यहाँ पर भी पाकिस्तान ने जो है अपनी टाँग अड़ा दी, बोलता है नहीं करेंगे, नहीं करने देंगे। पाकिस्तान कहता है कि साथ में जो है चाइना को लेकर के आ जाओ। चाइना क्या करेगा? हाँ, तुम चाइना के यहाँ तो पूरे बिक चुके हो, है ना? ऑल्दो इंडिया एंड पाकिस्तान के जो रिलेशन है, उसमें ना कई सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, वॉयलेंस देखने को मिलता है और ना इस इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं कि हम टेंशन को मैनेज कर सकें, ओके शांति लेकर के आ सकें। दोनों कंट्रीज़ जो है एग्री भी किया है इन्होंने कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हों, हम जो है वॉर के रिस्क को रिड्यूस कर सकें। कोशिश करता है हमारा देश, पर ये लोग करने ही नहीं चाहते ना। सोशल एक्टिविस्ट जो हैं आप एस जयशंकर का इंटरव्यू सुनते हो? जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कितने अच्छे से समझाते हैं पाकिस्तान को, है ना? तो इन्होंने प्रोमिनेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्होंने कोशिश की कि भई फ्रेंडशिप बना सकें, ठीक है? जो दोनों कंट्रीज़ के जो लोग हैं, उनके बीच में भी। लीडर्स जो हैं अम, उन्होंने भी समिट वगैरह की दोनों को समझने के लिए, ठीक है? बातचीत सॉल्यूशन वगैरह निकाल सकें हम बातचीत के थ्रू, जो प्रॉब्लम्स हैं दोनों नेबर्स के बीच में। नंबर ऑफ जो बस रूट वगैरह भी ओपन किए गए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है? तो ट्रेड हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंक्रीज़ वीज़ा वगैरह भी शुरू करवाया था। पर ये लोग क्या करते हैं अपन अच्छे रिलेशन करने की कोशिश करो, फिर ये लोग क्या करते हैं अटैक कर देते हैं इंडिया के ऊपर। अब बताओ तुम ऐसी हरकतें करोगे तो क्या ही रिलेशन रखेंगे तुम्हारे साथ, है ना? तो सिचुएशन बदल गई। आप देखें तो नो रीजन एक्सिस्ट इन वैक्यूम। तो कोई भी रीजन अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर आउटसाइड पावर्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता ही है, ठीक है? चाहे कितना भी हो, कितना भी कोशिश करो कि हम आइसोलेट रहेंगे, ठीक है? कोई बाहर की पावर ना आएगी पर ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है? चाइना जो है यूएस देखें तो ये जो है बहुत ही की प्लेयर बन गए हैं। यूएस भी ना पहले इंडिया जो पाकिस्तान को यूज़ करता था इंडिया को टैकल करने के लिए। अब यूएस जो है इंडिया का कोऑपरेशन चाहता है ताकि वो चाइना को टैकल कर सके। चाइना जो है पाकिस्तान को जो है वो बोल सकते हैं पाकिस्तान को बे मतलब खूब कर्ज़ा देता है, पाकिस्तान को खूब हथियार देता है ताकि वो इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को यूज़ कर सके। अब जो है ये लोग बांग्लादेश को भी यूज़ करना कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चाइना जो है इसको और पाकिस्तान इसको, तो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इंडिया के अगेंस्ट ही। तो सीनो इंडियन रिलेशन जो है, सीनो चाइना को बोलते हैं, तो उनके जो रिलेशंस हैं, तो लास्ट 10 इयर्स में जो है अगर बात करें हम, तो इम्प्रूव हुए हैं। चाइना जो है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रही है पाकिस्तान के साथ में इसकी, तो बहुत ही इरिटेंट है ये। तो मतलब चाइना जो अच्छी-खासी जो है अपनी दोस्ती बना कर के रखता है पाकिस्तान की। बेसिकली ना पाकिस्तान को खूब कर्ज़े में डुबा दिया है इसने। पाकिस्तान को जब भी पैसे की लगती है तो चाइना के पास पहुँच जाता है कटोरा लेकर, पैसे दे दो कहता है। सारे हथियार अगर देखोगे ना ज़्यादातर चाइना के ही मिलेंगे आपको पाकिस्तान में, ठीक है? तो जो डिमांड रही है डेवलपमेंट की, ग्लोबलाइज़ेशन की, तो उसकी वज़ह से जो 2 एशियन जो जायंट्स हैं ना वो साथ में भी आ गए हैं। अपनी इकोनॉमिक टाइज़ जो है और ज़्यादा बढ़ गई है 1991 से।
ओके, अमेरिका का भी इन्वॉल्वमेंट है साउथ एशिया में, बढ़ गया है कोल्ड वॉर के बाद में और बढ़ गया है। यूएस जो है गुड रिलेशंस चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ में। कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद में जो है यूएसए ना पाकिस्तान और इंडिया दोनों के साथ में अपने रिलेशन लेकर के चलता था। ओके, तो ये ना मॉडरेटर बनने की कोशिश करता था इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन में। इन इकोनॉमिक रिफॉर्म भी किए गए, ठीक है, लिबरल करी, इकोनॉमीज़ खोली अपनी, दोनों कंट्रीज़ ने इंक्रीज़ किया जो, तो अमेरिकन पार्टिसिपेशन बढ़ गया इससे और ज़्यादा। ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ देखने को मिलती हैं आपको, अमेज़न, गूगल, ठीक है, ज़माने भर की कंपनीज़ हैं, ठीक है। यूट्यूब भी तो जो यूएस की कंपनी का है। तो ये डोमिनेट करते हैं ना, अब ये लोग क्या इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएँगे क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी सारी और इंडिया की पॉपुलेशन सारी की सारी इंटरनेट यूज़ कर रही है ना, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो भई घुसे हुए हैं लोग फ़ोन में, है ना? तो ये लोग जो है इसलिए इंडिया के साथ में अच्छे बना कर के भी रखते हैं। जो ये कंपनीज़ हैं, ओके, बेसिकली कंपनीज़। आजकल ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जो है ये कंट्रीज़ को चैलेंज दे देती हैं। और इंडियन तो भई हर जगह फैले हुए हैं। अगर लार्ज साउथ एशियन डायस्पोरा की बात करें, जो लोग हैं इंडिया से कई सारे लोग जाते हैं, कई सारे लोग यूएस जाते थे, वहाँ सिटीज़नशिप ले लेते थे, है ना? ह्यूज साइज़ ऑफ पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, मार्केट है और पॉपुलेशन को कैसे देखते हैं? पॉपुलेशन इज़ इक्वल टू मार्केट। इन पॉपुलेशन को हम क्या बेच सकते हैं, क्या सामान दे सकते हैं, है ना? तो साउथ एशिया में बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है। इंडिया और चाइना है भई, है ना? वैसे चाइना नहीं आता साउथ एशिया में, पर फिर भी। हमने शुरू में बोला था ना कि चाइना को भी हम कंसीडर करेंगे, ओके? तो अमेरिका भी ऐड कर सकता है जो रीजनल सिक्योरिटी एंड पीस में, पर वो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं है ना उसको, जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ जाता है अमेरिका, ठीक है? तो उसको दिख रहा है चाइना जो है उसकी पावर को जो है चैलेंज कर सकता है, तो उसको चाइना को काउंटर करना है अभी, ओके? तो इसलिए इंडिया का सहारा ले रहा है। हाउएवर वेदर साउथ एशिया जो है क्या कंटिन्यू रहेगा? कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा क्या साउथ एशिया में? क्या ये जो है रीजनल ब्लॉक निकल के आएगा? हुँ? तो क्या ये अच्छे से चल पाएँगे? कल्चरल फीचर निकल के आएँगे? क्या ये मतलब कि ट्रेड वगैरह अच्छे से चल पाएगा? तो ये डिपेंड करता है साउथ एशिया के लोगों पर, साउथ एशिया की गवर्नमेंट पर, जो गवर्नमेंट जो है अलग-अलग कंट्रीज़ में उन पर, ना कि किसी आउटसाइड पावर पर, ठीक है? तो क्या साउथ एशिया आगे बढ़ पाएगा बिना लड़ाई झगड़े के? तो ये देखा जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। आपको कैसा लगता है? आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।